हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे कंप्लीट फिजिक्स में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्थिर वैद्युतिकी। हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट वीडियो वाला, और इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश या इसको हम चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। ये क्या होता है? किसी पदार्थ या पिंड या वस्तु का वह गुण, अर्थात किसी द्रव्य का वह गुण। मान लीजिए द्रव्य है मैटर, किसी मैटर का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय या जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? किसी द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉल्ड चार्ज। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। अब ये क्या होता है? तो वैद्युत आवेश मतलब होता है उसके किसी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, यह हो सकता है आवेश का मतलब। तो इसमें अब हमारा आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। धनावेश क्यों होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऋणावेश क्यों होता है? जब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। जैसे आप एग्जांपल में समझ सकते हैं, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 281। तो अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी तरह क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 17। उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोरीन माइनस हो जाएगा। यानी जब किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर माइनस क्यों? क्योंकि जानते हैं आप, सोडियम जो है, मान लीजिए इसके न्यूक्लियस में 11 क्या होगा? प्रोटॉन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसके चारों 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन मिलकर वो न्यूक्लियस 0 हो जाएंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितने? 11। जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। लेकिन प्रोटॉन तो निकला नहीं, तो प्रोटॉन तो 11 रहेगा। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस। तो इस पे एक प्लस चार्ज ज्यादा है, इसलिए इस पे क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज। उसी प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रॉनों के रिस्पेक्ट में अगर देखें, अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। 2, 8, 7। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है 17। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। लेकिन क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसके पास 17 से कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18 हो गए। लेकिन प्रोटॉन 17 ही रहा। इलेक्ट्रॉनों का चार्ज क्या होता है? माइनस। तो एक चार्ज माइनस ज्यादा हो गया। इसीलिए किसी भी एटम पर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पर क्या होता है? निगेटिव होता है। और अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हमारा होता है बेसिक थ्योरी। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब हमारे वैद्युत आवेश के कुछ गुण होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। वैद्युत आवेश के गुण। तो सबसे पहला वैद्युत आवेश का गुण है, पहला गुण है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन, और इसका मतलब अट्रैक्शन। यानी कि सेम साइन के जो हमारे आवेश होते हैं, चार्ज होते हैं, उसके बीच अट्रैक्शन होता है, और अपोजिट टाइप के जो हमारे चार्ज होते हैं उसके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यानी सेम वाले के बीच रिपल्सन होगा और डिफरेंट अपोजिट वाले के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। माइनस प्लस के बीच अट्रैक्शन, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन। दूसरा है कि आवेश जो होते हैं
उनको ही न नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब कि जो ये होते हैं वो कंजर्व होते हैं। वैद्युत आवेश को न ही नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इंग्लिश में इसका क्या हो जाएगा, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा दूसरा है। तीसरा जो है, आवेश जो होते हैं क्वांटीकृत होते हैं। आवेश क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। क्वांटीकृत मतलब हमेशा इंटीगर में होते हैं, ठीक है, पूर्णांक में होते हैं। आवेश क्वांटीकृत होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। चार्जेस आर क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब हमेशा इंटीगर के रूप में होते हैं, 1e 2e 3 इस तरह होते हैं। चौथा जो है, अध्यारोपण का सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसको ये फॉलो करते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत, क्योंकि जो हमारा आवेश है वो एक युगात्मक यौगिक है, एक युगात्मक एडिटिव क्वांटिटी है, युगात्मक है, ठीक है। चार्जेस आर एडिटिव क्वांटिटी। ये हमारा हो गया आवेशों के गुण के बारे में। क्या होता है आवेश का गुण, आवेश जो होते हैं, जो समान प्रकार के आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जो विपरीत प्रकार के आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आवेश को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं नष्ट कर सकते हैं। आवेश हमेशा क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। और आवेश जो होते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि यह एक युगात्मक प्रक्रिया है। तो हमारा ये हो गया आवेशों के गुण। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये बताए हैं हम जस्ट इसके पहले कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, मान लीजिए आवेशित वस्तु है जो चार्ज है और इस पर आवेश मान लीजिए 10 कूलम है, चाहे जो भी है, तो यह एक निश्चित न्यूनतम आवेश का, एक मिनिमम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, इंटीग्रल होता है, जिसे हम मूल आवेश कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु पे जो आवेश होता है वह एक न्यूनतम संख्या का, न्यूनतम आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश। आवेश के इस गुण को हम आवेश की क्या कहते हैं, क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पे जो आवेश होता है, किसी न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे हम ई कहते हैं, जिसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु पे जो आवेश हो सकता है, वस्तु पर आवेश जो होता है वो कितना हो सकता है, n मतलब नंबर, इंटीगर और ई के बारे में, यानी कि इसका हो सकता है +-1 इलेक्ट्रॉन, +-2e या +-3e, +-4e, जहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये होता है आवेशों का क्वांटीकरण। तो आवेशन की 3 विधियां होती है। पहला फ्रिक्शन द्वारा, बाय फ्रिक्शन, दूसरा बाय कंडक्शन चालन द्वारा, और तीसरा बाय इंडक्शन। 3 टाइप से हम किसी पिंड पर ला सकते हैं। तो घर्षण मतलब क्या होता है, जब किसी पिंड को किसी से चीज से रगड़ा जाता है, किसी वस्तु से, या जब 2 पिंडों को परस्पर रगड़ा जाता है। जैसे हम लोग जब कंघी को रगड़ते हैं फिर कागज के पास ले जाते हैं तो वो कागज अट्रैक्ट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें चार्ज आ गया है। तो जब 2 पिंडों को परस्पर रगड़ा जाता है तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पे स्थानांतरित होता है। कैसे स्थानांतरित होता है, जिस पिंड का कार्यफलन कम हो, जिस पिंड का कार्यफलन क्या हो, कम हो, वर्क फंक्शन आप पढ़े होंगे तो उसमें मालूम होगा वर्क फंक्शन के बारे में। और अधिक कार्यफलन, कम कार्यफलन से अधिक कार्यफलन वाले में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब हम किसी 2 पिंड को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है कम कार्यफलन वाले से अधिक कार्यफलन वाले में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण एक पिंड कम ऋणावेशित रहता है और एक पिंड क्या होता है, धनावेशित। जैसे हम कोई एक पिंड हो गया, एक पिंड रगड़ रहे हैं तो इसमें कम कार्य हो रहा है, तो इसका कार्यफलन कम है, इसका कार्यफलन ज्यादा है, तो यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये हो गया ऋणावेशित, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब ये हो गया धनावेशित। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग का फर्स्ट मेथड। अब है चार्जिंग का सेकंड मेथड, चालन विधि द्वारा। तो जब किसी नॉन कंडक्ट, मतलब जिसके पास कोई आवेश नहीं है, मतलब उदासीन चालक को किसी ऐसे चालक के संपर्क में लाया जाए जो ऑलरेडी चार्ज है। मान लीजिए कोई हमारा रॉड है जो ऑलरेडी क्या है, चार्ज है, मतलब मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज, और किसी और को ला रहे हैं इसके पास जो क्या है, अनावेशित है, मतलब इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो जब इसको लाएंगे, इसके संपर्क में लाएंगे, तो यहाँ से इस पर ट्रांसफर होने लगेगा चार्ज। अब वो तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों पे इलेक्ट्रॉनों की अवस्था या आवेशों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए।
इस प्रकार की विधि को बोलते हैं चालन विधि। यानी जब किसी उदासीन चालक को किसी आवेशित पिंड के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च पिंड मतलब उच्च आवेश वाले उच्च आवेश से निम्न पिंड की ओर होने लगता है। तब तक होता है जब तक कि मात्रा क्या हो जाए, समान न हो जाए, आवेशों की मात्रा क्या हो जाए, समान न हो जाए। ये भी आसान मेथड। तीसरा मेथड है जो इंडक्शन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इसमें आवेशित जो होता है, आवेशित पिंड को तीसरा मेथड में हम अनावेशित पिंड का यूज करते हैं। मतलब कि वह जो पिंड है जो है वो ऑलरेडी अनावेशित है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है। अनावेशित पिंड के संपर्क में लाया जाता है आवेशित पिंड को। मतलब हम मान लीजिए कोई एक स्फीयर है, गोला है, और वही रखा गया स्टैंड पर, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब यहाँ पे हम कोई रॉड लाए हैं जो ऑलरेडी हमारा क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। वो भी संपर्क में नहीं, इसके बस पास लाएंगे। तो जब इसके पास लाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये विपरीत अवस्था में जो होगा चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपरीत आवेशित हो जाता है। प्लस है तो यहाँ से माइनस और यहाँ पे प्लस, ये हो जाता है इसका। तो कैसे होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अभी न्यूट्रल होगा क्योंकि इसको संख्या समान होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर देंगे तो प्लस हमारा ग्राउंडिंग हो जाएगा, प्लस आवेश चला जाएगा, और माइनस इसको फिर से हम अलग कर देंगे तो ये माइनस वाले जो चार्ज है वो सारे पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऐसे। ये हमारा मेथड है। तो इसमें ग्राउंडिंग करते हैं। या एक और मेथड है इसका, उस मेथड में हम क्या करते हैं, दो स्फीयर लेते हैं, दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे, ऐसे रहता है, और दोनों अनावेशित है। अब हम लाएंगे इसके ऊपर मान लीजिए माइनस वाला, तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इसमें ग्राउंडिंग की आवश्यकता नहीं है। फिर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जब दोनों को अलग कर देंगे, दोनों को, तो इस पे पूरा हमारा माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे पूरा क्या हो जाएगा, प्लस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें हम कांटेक्ट नहीं किए हैं, इसमें हम इंडक्शन से किए हैं, मतलब कि प्रेरणा, प्रेरित करके। तो इसी को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युतिक प्रेरणा। ये तीन टाइप के आविष्कार करने की विधि था। अब हम आगे कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो अब अगला हेडिंग है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्यों पढ़ते हैं, तो कूलाम का नियम इसलिए पढ़ते हैं, मान लीजिए दो आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों धन आवेश है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये प्रतिकर्षण बल कितना लगेगा और किस दिशा में लगेगा, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी जरूरी है और इसका मैग्नीट्यूड भी जरूरी है। तो कितना लगेगा और किस दिशा में लगेगा, इसके लिए हम कूलाम का नियम यूज करते हैं। और एक कूलाम का नियम जो है यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के जैसा ही है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम इसी तरह हमारा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल अगर समान है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल। जो बल लगता है वह उन दोनों के आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितना है r, तो वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, सामने सामने समानुपाती होता है, बटा में हो तो व्युत्क्रमानुपाती, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा कूलाम का नियम है। और ये बल जो होता है इसकी दिशा जो होती है उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ही अनुदिश होती है। ये हमारा कूलाम का नियम होता है। तो जब इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, पहला और दूसरा को, ये आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो जब इनको मिलाते हैं तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर आता है, और ये जब प्रोपोर्शनलिटी या जब हम इसको हटाते हैं साइन को, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को, तो यहाँ पर आता है K।
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब के जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, वो यह जो हमारा जो सिस्टम है दोनों आवेशों का वो किस माध्यम में रखा गया है इस पर निर्भर करता है। अगर वह निर्वात में रखा गया है या वायु में रखा गया है तो हमारा के का वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमको मालूम है होती है 9 × 10⁸, 9 × 10⁹ होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर ये इसका होता है। तो ये वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा निर्वात के लिए। अब ये तो निर्वात के लिए हो गया, ये इसे हम क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 कितना होता है -12, यूनिट उल्टा हो जाता है कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है निर्वात की वैद्युतशीलता या एप्सिलॉन 0 की। अब अगर ये तो निर्वात के लिए है, अगर निर्वात की जगह कोई ऐसा माध्यम रखा गया है जैसे केरोसिन में या किसी तेल में या किसी अन्य माध्यम ग्लास में रखा गया है तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे के जो है उस माध्यम का जिस माध्यम में रखा गया है परावैद्युतांक होता है, उस माध्यम का क्या होता है परावैद्युतांक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक होता है। उचालक पदार्थों को हम परावैद्युत कहते हैं, क्या कहते हैं परावैद्युत। अब परावैद्युत के लिए के का मान 1 से अधिक होता है परावैद्युत के लिए, धातु के लिए के का मान अनंत होता है और वायु के लिए या निर्वात के लिए के का मान जो होता है 1 होता है, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है। ये हमारी चीजें कोई क्लियर अभी। तो अब हमारा जो चीज है वो है कि अगर धातु है तो के लिए अनंत होगा परावैद्युत का मान, और अगर हमारा पर इसको क्लियर कर दिया जाए तो कूलॉम का नियम क्या होता है, जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है आकर्षण भी हो सकता है, वो उन दोनों के आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी, मान लीजिए इसके बीच की दूरी कितनी है r के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको हम मिलाते हैं तो यह प्रोपोर्शनल टू आता है Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और अगर यह जो चीज है जो ये सिस्टम है यह हम वायु या निर्वात में रखते हैं तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लाते हैं Q1/Q2 आर स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की क्या है वैद्युतशीलता है, क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर। ये हो गया, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि हमेशा हमारा जो सिस्टम है वायु या निर्वात में हो। तो अगर ये सिस्टम जो है किसी परावैद्युत किसी मतलब माध्यम में रखा गया है जैसे कांच ग्लास केरोसिन रखा गया है तो कुछ अलग पदार्थ है तो उसके लिए आता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पे के जो है वो परावैद्युतांक है, क्या है परावैद्युतांक। तो परावैद्युत क्या होता है, तो ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिसिटी न कंडक्ट करे उसे क्या कहते हैं परावैद्युत कहते हैं। जितने भी कुचालक हैं वो परावैद्युत कहलाते हैं। कुचालक के लिए परावैद्युत के का वैल्यू जो होता है 1 से अधिक होता है, वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और धातु के लिए के का वैल्यू कितना होता है अनंत होता है। ये चीजें हमारी क्लियर है। ठीक, एक हमारा क्वेश्चन है कूलॉम के नियम पर कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक आंकिक मान व बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम जानते हैं वैद्युतशीलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। अब हमारा जो है हम जानते हैं यह फिजिकल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। मान लीजिए कि यह निर्वात में रखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो ये सब चले जाएंगे सब ऊपर, तो हो जाएगा F आर स्क्वायर अपान Q1 Q2
यहाँ बचेगा 4 पाई, भी जाएगा तो ऊपर ही हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ केवल क्या बचेगा 1/ε0। इसको उल्टा कर देंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा ε0 इक्वल टू Q1 Q2 अपान एफ आर स्क्वायर और 1/4 पाई। 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमारा जानते हैं Q1 का मात्रा क्या होता है, गुलाम। आवेशों का मात्रा क्या होता है, गुलाम। तो यहाँ पे इसका भी गुलाम होगा, इसका भी गुलाम होगा। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, आर का मात्रक मीटर होता है, स्क्वायर तो स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, गुलाम गुलाम मतलब हो गया गुलाम का स्क्वायर अपान न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा विवाद की विद्युतशीलता का मात्रक। अब इसका गणना करना है, अंकित मान निकालना है। तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹। यहाँ से अब साइलेंट नॉट की वैल्यू छोड़ देंगे और बाकी सबको इधर लाएंगे, तो 9×10⁹ 4 इंटू पाई, उल्टा कर देंगे तो अब साइलेंट नॉट की वैल्यू हो गया 1 नीचे है, 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे चला आएगा 9×10⁹ इंटू 4 इंटू पाई की जब रख देंगे 22/7 या 3.14 रख के लगा सकते हैं। इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। उसका यूनिट भी लिख देंगे, यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर होता है। अब बीमी सूत्र निकालेंगे तो फिर वही अब साइलेंट जीरो का यहाँ मान हम निकाले थे पिछले अभी जब क्या था 1/4 पाई Q1 Q2 अपान में एफ आर स्क्वायर। 1/4 पाई कांस्टेंट का तो बीमा होता नहीं है, इसमें जब हम बीमा लिखेंगे तो Q1 Q2, Q का बीमा हम बताए थे, आवेश का बीमा कितना होता है 80, क्या होता है 80, और एफ का बीमा क्या होता है MLT पे -2, आर का बीमा क्या होता है एल, ये हम सब रख देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा Q1 का 80 हो गया और इसका भी क्या हो गया 80 हो गया, एफ का क्या हो गया MLT पे -2, आर का क्या हो गया एल का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A2T2, ए के पावर 2 हो जाएगा और टी के पावर 2 हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर हो जाएगा, 2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और 1 3, तो ML3 टी पे -2। जब ऊपर ले जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा एम पे जाएगा -1 हो जाएगा, L3 है -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर टी पे -2 और ऊपर जाएगा तो भी +2 होगा, तो टी के पावर 4 ये हो जाएगा। तो इसका बीमा सूत्र हो गया। अब हम कूलम के सदिश रूप देखेंगे, कूलम का सदिश रूप क्या होता है। तो हमारा कूलम के नियम का सदिश रूप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लेंगे कि हमारा एक्स वाई तल में दो आवेश जो है Q1 Q2 है, एक बिंदु ए पर है और एक बिंदु बी पर है, तथा इसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, मतलब Q1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और बी मतलब बिंदु बी पे जो आवेश है Q2 उसका पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश कितना है R2 वेक्टर, और उसके बीच की जो डिस्टेंस उसे हम कितना मान लिए हैं R2 1 वेक्टर। अब ये हमने मान लिया, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 है जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 वेक्टर है। आप जानते होंगे स्थिति सदिश क्या होता है, ओरिजिन से लिया जाता है। तब Q1 से Q2 की ओर हम स्थिति सदिश निकालेंगे, Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश, फिर Q2 से Q1 की ओर निकालेंगे। तो Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश कितना होगा AB वेक्टर, कितना होगा AB वेक्टर, ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा OB माइनस OA वेक्टर। OB का स्थिति सदिश कितना है R2 वेक्टर, ON का कितना है R1 वेक्टर। मतलब जब हम इसका Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश निकालेंगे तो क्या करेंगे OB माइनस OA वेक्टर, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। उसका फिर इसके एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना आपको मालूम होगा, आई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आई कैप इक्वल टू होता है आई वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो इसके सब अनुरूप जब हम निकालेंगे एकांक सदिश R12 कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा R12 वेक्टर अपान में R12 का मॉड मतलब उसका मान, ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। किसका हुआ Q1 से Q2 की ओर का जो सदिश है उसका यूनिट वेक्टर हुआ। अब इसी तरह हम Q2 से Q1 की ओर करेंगे, Q2 से Q1 की ओर सदिश निकालेंगे तो अब क्या हो जाएगा OA माइनस OB वेक्टर। तो OA का वैल्यू कितना है R1 वेक्टर, OB का वैल्यू कितना है R2 वेक्टर। फिर इसका हम क्या निकाल लेंगे यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे,
इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, R2 1 वेक्टर अपान R2 है, R21 ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। मतलब हमने ए से बी की ओर स्थिति सदिश निकाल लिया, उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया, फिर बी से ए की ओर स्थिति सदिश निकाल लिया, उसका भी यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि Q1 से Q2 पे कितना बल लग रहा है और Q2 से Q1 पर कितना बल लग रहा है। अब हमारा टॉपिक है, तो मान ले रहे हैं पहले Q2 से Q1 वाला, तो Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, और हम कूलाम का नियम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान BA स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम इसमें क्या करना है, पुट करके हम इसको निकाल लेंगे। फिर से यहाँ पर हमको BA की वैल्यू अभी हम निकाले थे, BA यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, R21 थी, और इसके अनुदिश एकक सदिश हम कितना मान लिए, R21। तो अभी जस्ट हम R21 की वैल्यू निकाले थे, तो क्या निकाले थे, R21 की वैल्यू था R21 वेक्टर अपान R21, ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं R21 की। जब R21 की वैल्यू किए हैं R21 वेक्टर अपान R21, तो R21 का R21 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर है और यहाँ पे 1 पावर है, तो ये कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा R21 वेक्टर। तो यही हमारा जो है कूलाम के नियम का सदिश रूप है। परंतु अभी हम जानते हैं शुरुआत में हमने लिखा था R21 इक्वल टू R1 माइनस R2 वेक्टर, तो जब वहां से हम जब लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये तो Q1 द्वारा Q2 द्वारा Q1 पे आरोपित बल था। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल को हम किससे लिख सकते हैं, 2 1 से। तो यहाँ पे BA की जगह पे क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। तो फिर जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आता है, AB की वैल्यू पुट करके इसी तरह लगाएंगे यूनिट वेक्टर के रूप में, इसका आएगा F12 वेक्टर इक्वल टू, सॉरी इसका रिप्रेजेंटेशन F21 वेक्टर हो जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। अब हम जान रहे हैं कि ये दोनों जो सदिश हैं उनकी डायरेक्शंस क्या थी, अलग थी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, अर्थात F12 जो होगा वह माइनस में होगा F21 वेक्टर के, अर्थात यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन कर रहा है, यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यही हमारा था सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ये, और यह है वेक्टर फॉर्म, और कुछ वेक्टर फॉर्म नहीं है बस।